प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रताप सिंह से बात करने के लिए तपस्या और पार्थ भव्य को बहला फुसलाकर ऊपर ले गए थे। जैसे तैसे करके वह लोग ऊपर पहुँचे। लेफ़्ट और राइट में एक जैसा कमरा बना होने की वजह से वह कंफ्यूज हो गए, लेकिन राइट की तरफ जाकर उन्होंने सही कमरा लिया। वह कमरा प्रताप सिंह का था, जो बिल्कुल किसी सामान्य आदमी के कमरे की तरह था। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, वह खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है, तपस्या ने भव्य की तरफ देखकर कहा। हाँ, क्योंकि बड़े दादा सा इस वक्त बाहर जाते हैं, तभी तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। अगर वह यहाँ होते तो मैं आपको लेकर कैसे आ सकता था? भव्य ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पार्थ ने बड़बड़ाकर कहा, उनसे बात ही करने आए थे, वही यहाँ मौजूद नहीं है, तो अब क्या दीवारों से बातें करें? जब से आए हैं सबने मजाक लगा रखा है, कभी इन्हें चंद्रवंशी बहू चाहिए तो कभी बलि। उसे इन सब से गुस्सा आ रहा था। तपस्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या हुआ? आपको तो महल देखना था ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस कमरे में कोई है या नहीं है? उनके उतरे हुए चेहरे देखकर भव्य ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह एक्चुअली हम सब से मिल लिए थे और बड़े दादा साहब को अभी तक देखा नहीं है, तो सोचा ऊपर आए थे तो उनसे भी मिल लेते। तपस्या ने बात को संभाला। मैंने आपको बताया ना कि जब वह यहाँ होते हैं तब हम यहाँ नहीं आ सकते। वह थोड़े अलग हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद है, भव्य ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, अब दादा साहब यहाँ नहीं हैं तो अच्छा मौका है कि हम भी आपके साथ उनके कमरे को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ना, उनका कमरा कितना अलग और अच्छा है। बोलते हुए भव्य उस कमरे को गौर से देखने लगा। कमरे को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वह देखने में किसी पुराने ज़माने के राजा महाराजा का अपडेटेड कमरा लग रहा था, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। वह महल के बाकी कमरों से अलग था। वहाँ दीवारों पर तलवारें और पुराने ज़माने की ढाल लगी हुई थी। सामने एक बड़ी सी अजीब सी दिखने वाली तस्वीर लगी थी, तो कमरे के एक तरफ 3 औरतों की मूर्तियाँ रखी हुई थी। भव्य उन मूर्तियों को देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। देखिए, ये मूर्तियाँ कितनी अच्छी हैं। अगर दादा साहब यहाँ होते तो हम उनसे इन्हें ज़रूर मांग लेते। बोलते हुए भव्य ने अपना हाथ मूर्तियों को उठाने के लिए बढ़ाया, लेकिन तपस्या ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे किया। तुम्हें इस तरह किसी की चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम नहीं जानते यहाँ कौन सी चीज़ से हमें क्या खतरा हो सकता है, तपस्या ने सख्त आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर भव्य ज़ोर से हंसा और फिर कहा, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे हम दादा साहब के कमरे में नहीं बल्कि किसी राक्षस के गुफा में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भव्य। सोचो, अगर गलती से तुमसे ये मूर्ति टूट जाती तो तुम्हारे बड़े दादा साहब तुम पर गुस्सा करते, उन्हें पता चल जाता कि तुम यहाँ आए थे। तपस्या ने उसे समझाने की कोशिश की। वह अपनी तरफ से बात को संभाल रही थी। तपस्या और भव्य बात करने में लगे थे। वहीं पार्थ कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देख रहा था। उसने तपस्या के पास आकर धीरे से कहा, देखा जाए तो यह अच्छा मौका है जब हम इस कमरे की तलाशी ले सकते हैं। अगर यह बच्चा हमारे साथ नहीं होता तो? तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ भी करके भव्य को यहाँ से निकालना होगा। पार्थ, हमें यहाँ आने का मौका वापस नहीं मिलेगा। अगर हमें बड़े दादा साहब के खिलाफ कुछ प्रूफ मिल गया तो हम सबके सामने साबित कर देंगे कि वह कौन है। शायद फिर यह सिलसिला अपने आप रुक जाए, तपस्या ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। उन दोनों को आपस में ही खुसर फुसर करता देख भव्य बोला,
आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? भव्य, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी? तपस्या ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि भव्य ने वहाँ रखे पानी के मटके की तरफ इशारा किया। शायद उसमें पानी होगा। वह मटके की तरफ बढ़ रहा था। तभी तपस्या ने कहा, मैं खुद ले लूँगी, भव्य तुम बैठो। उसे रोककर वह मटके की तरफ जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं यहाँ की कौन सी चीज़ कैसी हो। हमें एक बच्चे का सहारा नहीं लेना चाहिए था। हमारी वजह से इस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वहाँ रखे मटके पर एक अजीब तरह का ढक्कन लगा हुआ था। तपस्या ने उसे खोलकर उसके अंदर झाँका तो उसमें पानी की बजाय खून था। वह काफ़ी मात्रा में नहीं था। उसे देखकर तपस्या काफ़ी घबरा गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। भव्य साथ होने की वजह से उसने जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाया। क्या हुआ? आप पानी क्यों नहीं पी रही? उसे रुका हुआ देखकर भव्य ने पूछा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, तपस्या ने घबराई आवाज़ में कहा। रुको तो सही, कमरा काफ़ी खूबसूरत है। जाने से पहले इसकी कुछ तस्वीरें तो ले लूँ। पार्थ ने अपना मोबाइल निकाला और जल्दबाजी में बिना देखे कमरे की तस्वीरें ले ली। उसके बाद वह जल्दी जल्दी कदमों से चलते हुए वहाँ से नीचे बढ़ रहे थे। रास्ते में पार्थ ने तपस्या से पूछा, ऐसा क्या था उस मटके में जो तुम उसे देखकर घबरा गई? उसमें पानी नहीं, खून था, लेकिन वह बहुत थोड़ा था। क्या प्रताप सिंह खून पीता है? अगर ऐसा है तो उसमें इतना कम कैसे? तपस्या उन सबको देखकर काफ़ी उलझन में थी। हो ना हो वह चंद्रवंशियों का ही खून होगा। तुमने कहा खून काफ़ी कम था। उर्मिला आंटी बोल रही थी कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो शायद उस मटके को फिर से भरने के लिए वह रावी की बलि देना चाहते हो। शायद हमें उस मटके को तोड़ देना चाहिए था। अगर वह बचा हुआ खून भी ख़त्म हो जाता तो शायद। हड़बड़ाहट में पार्थ उल्टे सीधे अंदाज़ा लगा रहा था। सब कुछ नीचे जाकर डिसाइड करेंगे। तुमने जो फ़ोटोज़ क्लिक की थी वह मुझे सेंड कर देना, शायद उसके जरिए कुछ पता चले। अभी इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तपस्या ने उसे चुप करवा दिया। वहाँ आने के बाद उसने काफ़ी कुछ देख लिया था। मटके में खून देखने के बाद वह घबराई ज़रूर थी, लेकिन जल्द ही उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। उन तीनों के जाने के बाद कमरे में रखी मूर्तियाँ सजीव हो उठी। वह कोई और नहीं, प्रताप सिंह की पत्नियाँ सुभद्रा, सुनैना और सुकृति थी। उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुनैना ने धीमी आवाज़ में कहा, आपने देखा ना जीजी, चंद्रवंशी खुद इस कमरे में चलकर स्वयं आई थी। हाँ सुनैना, देखा भी और महसूस भी किया, सुभद्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सुकृति जो उनमें सबसे छोटी थी, उसने कहा, जीजी अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तीनों भी स्वामी की तरह जीवित हो जाएंगी। मैंने उसकी ऊर्जा को महसूस किया था। उसमें वही ऊर्जा और शक्ति का संचरण है जो किसी वक्त में राजकुमारी तपस्या में था। उस वक्त वह बलि पूरी हो जाती तो आज हम तीनों जीवित होती। जो उस वक्त नहीं हुआ वह अब होगा सुकृति। 3 दिन बाद लाल चांद की रात है, जिसके पहले दिन इस घर का वंशज चंद्रवंशी से शादी करके अगले दिन उसकी बलि देगा, सुभद्रा ने बताया। सुभद्रा की बात सुनकर सुनैना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। लाल चांद यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात? यदि उस रात हमने बलि दी तो हमारा सारा वंश, इस महल में रहने वाले सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अमर हो जाएंगे और हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। हमें इन इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, सुभद्रा ने कठोरता से कहा। उन दोनों ने उसकी बात पर हामी भरी और खुशी से तीनों वहाँ पर
एक नृत्य करने लगी। रावी का चचेरा भाई पारस खजाने के लालच में ऊपर के फ्लोर पर गया था। उसने पार्थ और तपस्या के पीछे जाने की बजाय उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिसको पहले उन्नति, हेजल और गौरव ने खोला था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक झटके के साथ वह उसी मैदान में जा गिरा जहां पहले उन्नति, हेजल और गौरव मौजूद थे। उसके दरवाज़ा खोलने पर बहुत सी ऊर्जा का संचरण हुआ और पूरे मैदान एक तरह का दरवाज़ा बन गया। रास्ते की खोज में निकले उन्नति, हेजल और गौरव को पता भी नहीं चला और वह एक झटके के साथ महल के दूसरे हिस्से में आ गए। तीनों ज़मीन पर गिरे हुए थे और एक कमरे में मौजूद थे। बाहर से लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उन्नति ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हम मर गए हैं? हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? हेजल और गौरव ने इधर उधर देखा। वह लोग महल के किसी कमरे में मौजूद थे। आई डोंट नो यह कैसे हुआ, लेकिन हम वापस महल में आ गए हैं। ये किसका रूम है? मुझे गौरव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उन्हें बाहर से रावी के चाचा चाची मिस्टर एंड मिसिज चौहान की आवाज़ सुनाई दी। वह कमरा उनका था। वह लोग बात करते हुए उस तरफ आ रहे थे। रावी के चाचा ने कहा, आपको कितनी बार कहा है श्रीमती जी, आप अपने उस नकारा बेटे को संभाल कर रखिए। पता नहीं कहाँ मुंह मार रहा होगा, इतनी देर से देखा तक नहीं। आप उसे भला बुरा कहना बंद कीजिए चौहान साहब। पूरे दिन मेरे लाडले बेटे को खूंटे से बांध कर रखते हैं। अब यहाँ आकर थोड़ी मौज मस्ती कर भी लेगा तो क्या होगा। बात करते हुए रावी की चाची ने दरवाज़ा खोला। सामने फर्श पर गिरे उन्नति, हेजल और गौरव को देखकर उन दोनों की आंखें फटी रह गई। तुम तो वो बेटा तुम अभिमन्यु की बहन हो ना? यहाँ इस हालत में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उन्नति को देखकर मिसिज चौहान ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसे उठाने के लिए उसके पास गई। और यह दोनों कौन हैं? आप इस तरह हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? रावी के चाचा ने पूछा। यह अभिमन्यु भाई के दोस्त हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं। हम लोग आपसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्नति उनके सामने झूठ बोलकर बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले उसने दरवाजे पर रावी को देखा और चुप हो गई। अरे रावी भाभी आइए ना। रावी के वहाँ आने से उसे आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाय राम, अभी तक यह लड़की तैयार नहीं हुई। थोड़ी देर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। बच्चों तुम लोग भी मिलना मिलाना छोड़कर तैयार हो जाओ। रावी की चाची उनके सामने उसे प्यार से डांट रही थी। क्या सगाई की रस्म? किसकी सगाई? हेजल ने हैरानी से पूछा। वह लोग काफ़ी देर से बाहर थे, इसलिए महल में जो भी चल रहा था उससे अनजान थे। बेटा तुम लोगों ने कहीं शराब तो नहीं पी रखी है? मुझे वैसे भी तुम तीनों की हालत ठीक नहीं लग रही है। किसकी सगाई? अभिमन्यु जी और रावी की सगाई होने वाली है, भूल गए क्या? रावी के चाचा ने कहा। वह उन तीनों को गौर से देख रहे थे। उनके कपड़े और चेहरे पर काले रंग की मिट्टी लगी थी। चेहरे पर भी पसीने और घबराहट के भाव थे। तीनों चेहरे से परेशान और थके हुए लग रहे थे। उन तीनों को देखते ही रावी को तपस्या की याद आ गई, जो सुबह उन तीनों को ढूंढ रही थी। आप लोग इतने टाइम से कहाँ हैं? सुबह तपस्या जी और पार्थ आपको ढूंढ रहे थे। क्या तपस्या और पार्थ यहाँ वापस आ गए? उन्नति ने हैरानी से पूछा। हाँ, रावी ने जवाब में इतना ही कहा। तपस्या के वापस आने की बात सुनकर उन्नति और हेजल के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों सब कुछ छोड़कर उनसे मिलने के लिए चले गए। गौरव भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। एक बड़े से मैदान में पारस जमीन पर गिरा था। उसके चारों तरफ घने घने पेड़ थे और चारों तरफ शांति पसरी हुई थी।
यह वही जगह थी जहाँ थोड़ी देर पहले उन्नति, हेजल और गौरव फंसे थे। कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे सुन सकता है? पारस जोर से चिल्लाकर बोला। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ इधर उधर दौड़कर रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। थोड़ी देर पहले जिस भूल भुलैया में उन्नति, हेजल और गौरव फंसे थे, वहाँ अब पारस था।